हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए। आज हम 72वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं, जो कि आपका खान सर के द्वारा जो 72वीं बीपीएससी का टेस्ट कराया जा रहा है, जिसका आपका फुल लेंथ टेस्ट आपका टेस्ट नंबर 32 होने वाला है। ध्यान रखिएगा, 32 का आपका पार्ट 2 आज कंप्लीट होगा। पार्ट 1 आपका हो चुका है, अगर नहीं देखें तो प्लीज़ पीछे जाकर देख लीजिए। आज आपका 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न पूरा कंप्लीट कराया जाएगा विथ व्याख्या के साथ में। बस आपको इतना करना है, वीडियो को 1.105x पे देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 76 की ओर, क्योंकि 75 नंबर प्रश्न 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न तक आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए 76 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 76 से। देखिए बताइएगा, भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है? क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा यार, ध्यान से बात को सुनिएगा। थोड़ा सा बोले थे वीडियो का स्पीड बढ़ाने के लिए, वो आप बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो ये आपको कौन अनुच्छेद 350 का भी आपका ये करते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए संविधान का अनुच्छेद 350 का बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 77 की ओर। बताइए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की जाती है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि यदि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जिससे सार्वजनिक हित की पूर्ति होगी, तो वह एक आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 78 की ओर। देखिए कथन एक है, कारण आ रहा है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं। प्लीज़ यहाँ तक अगर देख रहे हैं तो भैया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये कथन एक में आपका है, राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। क्या बोल रहा है कथन एक में, ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। ठीक है, राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में अनुच्छेद 361 राज्यपाल को उसके आधिकारिक कार्यों के संबंध में व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्रदान करता है। कारण आर भी आपको जो है सभी बिल्कुल सत्य है, याद रखिए। तो ए और आर आपका दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 79 की ओर। मतलब भारत के निर्वाचन आयोग का संबंध में क्या सत्य है? मतलब भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में क्या सत्य है, ये आपको बहुत जरूरी है जानना। देखिएगा, एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, क्या आपका ये सत्य है? किसके बारे में? भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में, तो बिल्कुल आपका सही है। निर्णय लेने में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती है, ये भी बिल्कुल आपका भारत के निर्वाचन के आयोग के संबंध में, ये भी आपका सही है। यह संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के लिए एक समान निकाय है, जो कि ये भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। देखिए भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में तीनों कथन आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 80 की ओर। बताइए भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। ये आप ध्यान रखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आप लोग को बताना है। देखिए वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है आपका वह राज्यसभा का पदेन का सभापति होते हैं, ये तो बिल्कुल आपका सही है, ये गलत आपका नहीं है। देखिए इसका निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। क्या बिल्कुल गलत है। चलिए देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों का सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य आते हैं। ध्यान रखिएगा। यह राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 के एक महत्वपूर्ण अंतर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह है, वह अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। क्या तीन आपका सही है? तो तीन भी आपका बिल्कुल सत्य है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कथन दो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर
बताइएगा प्रश्न नंबर 81 की ओर। देखिए संविधान के भाग 9 के तहत ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं। देखिए ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन अभी है। देखिए ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी गांव से संबंधित निर्वाचित नामावली में पंजीकृत व्यक्ति, ये आपका राइट आंसर हो जाए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा सोल्यूशन से देखेंगे, थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 243 के बी के तहत ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनाए गए निकाय अभिप्रेत हैं। क्या है? अभिप्रेत हैं, याद रखिएगा। थोड़ा सा अगर फिर से सुनना हो भी है तो एक बार पीछे वीडियो कर लीजिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 82 की ओर। चलिए सूची वन आपका डॉक्ट्रियन है और आपका निकाय या सिद्धांत है। बताइए सार और तत्व का सिद्धांत। सार और तत्व का सिद्धांत आपको किस में हो जाएगा, तो इसका नियम या सिद्धांत क्या हो जाएगा, तो कानून बनाने वाले विधानमंडल की विधायी सक्षमता हो जाएगा, याद रखिए। तो ये हो जाएगा पदों में। देखिए आवासीय विधायन का सिद्धांत, आवासीय विधायन का सिद्धांत ये आपका किस में हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा। देखिए जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है वह प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी अगला बताइएगा। देखिए आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत आपका किस में हो जाएगा, तो आच्छादन का सिद्धांत आपका हो जाएगा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत पूर्ण संवैधानिक कानून बना रहता है, जो कि बिल्कुल आपका ये 4 में हो जाएगा। पृथ्वीकरणीयता का सिद्धांत ये आपका जो केवल असंगति की सीमा तक शून्य, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 83 की ओर। बताइए कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय में क्या निर्णय दिया गया था। कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिए थे, क्या निर्णय दिए थे। तो देखिए विधायिका के समक्ष रखे बिना अध्यादेश के बार बार प्रख्यापित करना संविधान के साथ धोखाधड़ी है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 84 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद 51 के ए के तहत मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51 के ए के तहत मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आपका देखिए ईमानदारी से और समय पर करों का भुगतान करना, ये आपका अनुच्छेद 51 के ए के तहत मौलिक कर्तव्य नहीं है, याद रखिएगा ये आपका नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा सोल्यूशन देख लेंगे, थोड़ा सा हो सकता है बढ़िया से समझ में आ जाए, याद रखिएगा। देखिए संविधान के पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज को राष्ट्रीय गान का आदर करना अनुच्छेद 51 के ए के तहत ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आदर्शों करना ये तो आपका एक के बारे में बताएं, बिल्कुल सही है। देखिए विकल्प 2 के बारे में, इसके बारे में देखते हैं। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी एवं वन्य जीव हैं, रक्षा करना, उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति उत्तरदायी होना। अब देखिए अब विकल्प 3 ईमानदारी पर आते हैं। देखिए अनुच्छेद 51 के ए के तहत ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है जो नागरिक को ईमानदारी और समय पर करों का भुगतान करने के लिए बाध्य करता हो, याद रखिएगा। बाकी डी भी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला कौन सा कर्तव्य सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं है। इसका सोल्यूशन भी बता दिए, अगर फिर से सुनना हो भी तो वीडियो को सुन लीजिएगा। ठीक है, भारत में चुनाव चिन्हों का आवंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन क्या था। भारत के चुनाव चिन्हों के आवंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, तो कथन 1 में यह भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक आदेश द्वारा शासित होता है, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में संबंधित आदेश निर्वाचित प्रतीक यानी आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 हैं, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही है, ये भी आपका सही है। चलिए 3 में देखते हैं हम लोग। यह संविधान के 10वीं अनुसूची द्वारा शासित होता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। क्या बिल्कुल आपका गलत है, याद रखिएगा। देखिए यह संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, ध्यान रखिए दल बदल विरोधी से आपका शामिल है। देखिए भारत में चुनाव चिन्हों के आवंटन के संबंध में कथन 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 86 की ओर। तो बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही हैं। देखिए एक में यह वर्ष 2011 में अधिनियमित किया गया था, जो बिल्कुल आपका सही है। यह अधिसूचित सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी का प्रदान करता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दो में यह सेवा प्रदान करने में देरी होने पर पदाभित अधिकारी पर आर्थिक दंड का प्रावधान करता है, ये भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए दोनों का कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के संबंध में तीनों कथन आपका सही है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 87 की ओर। बिहार में स्टार्टअप नीति के तहत युवा उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए फ्रेमवर्क को किस संक्षिप्त के नाम से जाना जाता है? किस संक्षिप्त के नाम से जाना जाता है? तो आपको युवा संक्षिप्त के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर ऊपर में होगा 88। तो बिहार आवटेक लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा किस जिले में स्थित है? बिहार में वावटेक लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा किस जिले में स्थित है? बताइएगा किस जिले में आपका स्थित है। तो ये आपका सारण में आपका स्थित है, याद रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, सोल्यूशन से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए वीवीटेक डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री बिहार के सारण जिले के एक कस्बे मसौड़ी में स्थित है, जो पटना से लगभग 81 किलोमीटर उत्तर में है, याद रखिए। और छपरा जंक्शन के निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 89 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बिहार से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बिहार से संबंधित नहीं थे? तो आपको बारदोली सत्याग्रह जो सबको बिहार से संबंधित नहीं है। बाकी आपको चंपारण सत्याग्रह बिहार से संबंधित है, ताना भगत आंदोलन आपको बिहार से संबंधित है, किसान सभा आंदोलन आपको बिहार से संबंधित है, याद रखिएगा। बाकी आपका कौन था? ये आपका बारदोली सत्याग्रह जो सबको बिहार से संबंधित नहीं है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए कथन 1 और कथन 2 से सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 बिहार की भूविधियाँ हैं और इसका विशेषताएँ हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा, चलिए मिलान कीजिए इसका, देखते हैं मिलान कर पाते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा की विशेषता क्या है? तो संविधान सभा का अस्थायी सदस्य हैं, ध्यान रखिए। ए में हो जाएगा आपका। अनुग्रह नारायण सिन्हा का आपका विशेषता आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका विशेषता आपका हो जाएगा आपका 4 में हो जाएगा। बिहार का प्रथम उप मुख्यमंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हैं सो भारत के राष्ट्रपति थे, ये तो आपको सबको पता है। कुंवर सिंह आपका 1857 विद्रोह में बिहार के नेता थे, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 91 की ओर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो क्या कर रहे हैं भैया लोग? चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा क्या हो जाएगा कर दीजिएगा। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य गंगा नदी किस क्षेत्र में विस्तृत है? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य गंगा नदी के किस क्षेत्र के बीच विस्तृत है? कहाँ विस्तृत है ये आप? तो विस्तृत आपका है सुल्तानगंज और कहलगांव में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और यह सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी के लगभग 50 से 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 92 की ओर। तो बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या बोल रहा है? बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए एक में कार्यानंद शर्मा मुंगेर में किसान आंदोलन बिल्कुल आपका सही है। योगेंद्र शुक्ल एसोसिएशन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। बैकुंठ शुक्ल फणींद्र नाथ घोष की हत्या बिल्कुल आपका सही है। जुब्बा सहनी चंपारण सत्याग्रह जो कि बिल्कुल आपका सही नहीं है। क्या आपका बिल्कुल सही नहीं है? देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, डी के बारे में देखिएगा। देखिए जुब्बा सहनी 1906 से लेकर 1944 तक इनका जन्म मुजफ्फरपुर जिले में चैनपुरी बस्ती में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से जुड़े एक क्रांतिकारी थे, ना कि चंपारण सत्याग्रह 1917 से, ध्यान रखिएगा। ये आपका किससे जुड़े हुए थे? तो यहाँ आप काट दीजिएगा, पेन लगा दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से आपका ये जुब्बा सहनी संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 93 की ओर। तो बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, जिसे भारत के प्रांतीय छात्र संगठन माना जाता है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन भैया।
तो आप बताइए, इतना इजी क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर हम क्या बताएं? इसका आंसर बताइए, बताने का मन भी नहीं करता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1916 में हुई थी। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए, कथन एक में आपका है, तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसान को प्रत्येक बीघा भूमि में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था। क्या कथन एक आपका सही? तो बिल्कुल सही है भैया। इसी कारण तो चंपारण सत्याग्रह आपका हुआ था। चंपारण पहुंचने पर गांधी जी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत एक आदेश दिया गया था। क्या कथन 2 सही है? तो कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में आपका है, चंपारण कृषि अधिनियम 1918 में पारित किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिए, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में तीनों कथन आपका सही है। इसको याद करना बेहद जरूरी है भैया, आप लोग को इसको बेहद पढ़ के लीजिएगा एक बार। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 96 की ओर। बिहार में जन्मे ऐसे पहले एकमात्र खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका प्रमोद भगत है। ध्यान रखिए, बिहार में जन्मे ऐसे पहले एकमात्र खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन थे? तो प्रमोद भगत थे। कौन थे? प्रमोद भगत थे, याद रखिएगा। चलिए अगला 97 नंबर प्रश्न बताइए, बिहार में दक्षिण बिहार की निम्नलिखित प्रमुख नदियों को पश्चिम से पूर्व के सही भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसके बारे में? दक्षिण बिहार की निम्नलिखित प्रमुख नदियां को पश्चिम से पूर्व को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है? पश्चिम से पूर्व। चलिए हाँ, पश्चिम से पूर्व का सम्मिलित करना। तो देखिए, पहला तो आपका जो है कर्मनाशा, पहला कर्मनाशा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका सोन नदी, पश्चिम से पूर्व कर रहे हैं भैया। उसके बाद हो जाएगा आपका पुनपुन, ध्यान रखिए ये आपका पुनपुन है। उसके बाद आपका हो जाएगा क्यूल, उसके बाद हो जाएगा आपका क्यूल 4 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक पर इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला 98 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जनसंख्याकीय आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के जनसंख्याकीय आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने सही सुमिलित हैं? उपयुक्त में से कितने सही सुमिलित हैं? तो बताइएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर, क्या आपका सही सुमिलित है? बताइए, क्या आपका सही सुमिलित है? तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। देखिए, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर गोपालगंज, क्या आपका सही है? तो बिल्कुल आपका ये भी सही है। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर, क्या आपका ये बिल्कुल सही सुमिलित है? देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात बिहार के न्यूनतम लिंगानुपात है, ये बिल्कुल आपका सही है। सार्वजनिक साक्षरता दर पटना, क्या है? तो देखिए, सार्वजनिक बिहार की साक्षरता दर आपका रोहतास है, ना कि पटना है। देखिए, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। तो इसमें कितना सुमिलित है? 3 युग्म सुमिलित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो। देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर आपको पटना नहीं है, तो ये आपका रोहतास है, याद रखिएगा। अगला 99 नंबर प्रश्न बताइएगा, बिहार के किस प्रमुख राजनेता और देखिए, बिहार के किस प्रमुख राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो ये आपका नितिन नवीन को आपका नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 100 नंबर प्रश्न की खुशी में भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अरे वो लाइक वो तो मार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो एक लाइक करने में क्या जा रहा है। भारतीय कृषि के अनुसंधान परिषद के हालिया प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके कुल वार्षिक मशरूम उत्पादक के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। केवल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हालिया प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उसके कुल वार्षिक मशरूम उत्पादक के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला आपका हो जाएगा, याद रखिए, पहला आपका हो जाएगा बिहार, सबसे पहला बिहार हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा उड़ीसा, उसके बाद आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर, याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, बिहार की कृषि जलवायु उप क्षेत्रों और उसके प्रमुख कृषि या भौगोलिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कितने युग्म गलत सुमेलित हैं। इसमें कितने युग्म आपका गलत सुमेलित है? एक में देखिए, जोन 1 चूना युक्त मृदा उपस्थिति और प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं, जो कि बिल्कुल आपका ये सही है, बिल्कुल सही सुमेलित हैं। देखिए, जोन 2 सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है और जूट की खेती में प्रमुख, जो बिल्कुल आपका सही सुमेलित नहीं है, बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। धोखा खा जाते हैं ये तुरंत आप लोग।
बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। 3 में आपके जोन 3 के ए वाणिज्यिक मखाना उत्पादक का प्रमुख केंद्र है, जो कि बिल्कुल आपका सही सुमिलित नहीं है। ये आपका सच में बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है। जोन 3 का बी स्वर्णहर प्रणाली में सिंचित और बिहार का धान का टोकरा कहा जाता है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही सुमिलित है। तो इसमें क्या बोला, कौन सा गलत सुमिलित है, तो ऑप्शन नंबर केवल एक आपका जो है गलत सुमिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 102 की ओर। बिहार का नया राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किए जाने वाला है? कहाँ स्थापित किए जाने वाला है, तो ये आपका हिजापुर हाजीपुर वैशाली में आपका जो है ये आपका स्थापित किए जाने वाला है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है बिहार में नया राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ आपका स्थापित किया जाने वाला है, तो ये आपका हाजीपुर वैशाली में आपका स्थापित किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 103 की ओर। निम्नलिखित में से बिहार के किस राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान राज्य में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो निम्नलिखित में से बिहार के किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान राज्य में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो आपका AR कदवई के कारण आपको जो है 2 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में आपका लगाया गया था। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। 105 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार के जिलों की भौगोलिक स्थिति और उनके द्वारा साझा की जाने वाली सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए। माफ कीजिएगा भैया, ये बिहार के जिलों की भौगोलिक स्थिति और उनके द्वारा साझा की जाने वाली सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें कितने सही सुमिलित हैं ये आप लोग को बताना है, कितने सही सुमिलित हैं। देखिए, एक में आपका है नेपाल सीमा तट से सटा हुआ मधुबनी है, जो कि आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। क्या आपका सही सुमिलित है? देखिए, नेपाल से सटा आपका 7 जिला है। कौन कौन सा है? तो देखिए, आपका पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। तो यानी कि आपको मधुबनी हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ पूर्णिया है। देखिए, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ कौन सा है? तो किशनगंज है, पूर्णिया, कटिहार है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा सटा हुआ सारण है। तो ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ सीमा आपको कौन सा है? तो देखिए, पश्चिम चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर और रोहतास है, यानी कि सारण भी इनका है। झारखंड से सटा हुआ सीमा आपका जहानाबाद है, जो कि क्या आपका ये सही है? झारखंड से सटा हुआ आपका देखिए कौन सा है? तो रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जम्मू है, वाका है और भागलपुर और कटिहार है। भागलपुर और कटिहार याद रखिए। तो जहानाबाद आपका इससे सुमिलित नहीं होगा। ध्यान रखिए, इसमें कितने सुमिलित है? 3 युग्म आपका सही सुमिलित हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, प्रश्न नंबर 106 की है। तत्बोधनी सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? किसके बारे में? तत्बोधनी सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए, कौन सा कथन सही है यहाँ पे आप लोग को बताना है। देखिए, कथन 1 में आपका इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी, जो कि बिल्कुल आपका सत्य है। इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, बिल्कुल सही है। इसके तत्वबोधनी पत्रिका का प्रकाशन किया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। तत्वबोधनी सभा के संबंध में तीनों कथन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 107 की ओर। कलकत्ता में 1830 में स्थापित धर्म सभा का स्थापना मुख्यतः किस उद्देश्य से की गई थी? कोलकाता में 1830 में स्थापित धर्म सभा की स्थापना मुख्यतः किस उद्देश्य से की गई थी? तो ये आपका सती प्रथा का उन्मूलन सहित कंपनी सरकार द्वारा किए गए सामाजिक सुधार संबंधी कानूनों का विरोध करना, इसके द्वारा इस उद्देश्य पर की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 108 की ओर। थोड़ा फास्ट निकलेंगे भैया, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब 75 को प्रश्न करने में भी आप 1 घंटा तो नहीं लगा देंगे। देखिए, डिस्पोस्ट क्लासेस मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? कितना इजी क्वेश्चन है भैया, बिठुल रामजी शिंदे किए थे। 109 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, रायबरेली में सैयद अहमद खां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रायबरेली के सैयद अहमद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 में वे भारत के बहावी आंदोलन की स्थापना से जुड़े हुए थे, जो कि बिल्कुल आपका क्या है? तो बिल्कुल आपका सही है। तो मैं पटना इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, बिल्कुल सही है। उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, प्रश्न नंबर 110 की ओर। बंगाल में किसान प्रतिरोध के नेतृत्व करने वाले टीटू मीर का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था?
बताइए टीटू मीर का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था। तो टीटू मीर का आप सबको पता भी है, आपका भाभी आंदोलन से इनका संबंध था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 111 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है, ये डायरेक्ट आपसे पूछ लिया है। सत्यशोधक समाज, महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण आंदोलन, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। ताना भगत आंदोलन, पश्चिम भगत का भील समुदाय, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, कोई एंगल से सही सुमेलित नहीं है। बाकी फराजी आंदोलन, पूर्वी बंगाल मुस्लिम किसान आबादी, बिल्कुल सही उत्तर है। कुका आंदोलन, पंजाब का सिख समुदाय, बिल्कुल आपका सही है। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सो सही सुमेलित नहीं है। अगला 112 नंबर प्रश्न बताइए, खोंड विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। खोंड विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, यह विद्रोह कंपनी सरकार द्वारा मानव बलि की प्रथा को दबाने के विरुद्ध था, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में यह नए करों का आरोपण के विरुद्ध भी था, जो बिल्कुल सही है। यह मुख्य रूप से उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था, ये भी आपका राइट आंसर है। खोंड विद्रोह के संबंध में तीनों कथन आपका से तीनों कथन सही है, ध्यान रखिएगा। क्या होगा, तीनों कथन आपका सही है। बताइए, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बताइए, और बोल रहा है उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा होगा, सही कालानुक्रम में करना है, याद रखिएगा। देखिए, सही कालानुक्रम में आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए, पहला आपका हो जाएगा कितूर विद्रोह, उसके बाद हो जाएगा आपका कोल विद्रोह, उसके बाद हो जाएगा संथाल विद्रोह, उसके बाद हो जाएगा दक्कन विद्रोह। बिल्कुल जैसे है वैसे ही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 114 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है भैया। देखिए, कथन एक में आपका यह अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यकाल से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए हैं। क्या कथन एक आपका सही है, तो कथन एक आपको कोई भी नहीं काट सकते हैं, बिल्कुल सही है। यह अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। कथन 3 में इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया, बिल्कुल राइट है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संबंध में तीनों कथन आपका सही हो जाएगा, तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चन को आपको याद रखना बेहद जरूरी है। रॉयल टाइटल्स अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया ने भारत के सामग्री की उपाधि धारण की, जिसे औपचारिक घोषणा कहाँ की गई थी। औपचारिक घोषणा कहाँ की गई थी। औपचारिक घोषणा आपका 1877 दिल्ली दरबार में किए गए थे। कहाँ, 1877 का दिल्ली दरबार में किया गया था। अगला 116 नंबर प्रश्न बताइए, लॉर्ड मेयो का 1870 का प्रस्ताव भारतीय प्रशासनिक इतिहास में क्या महत्व था। तो इसका क्या महत्व था, इसका महत्व था इसमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, 1870 का लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव वित्तीय विवेकीकरण की शुरुआत करने वाले भारत का स्थानीय शासन का आधारशिला रखने के लिए प्रसिद्ध है। 1870 से पहले केंद्र सरकार का लगभग कभी भी वित्त पर नियंत्रण था, जिसके कारण प्रांतीय सरकारों के पास धन की बचत करने या उसका कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, याद रखिएगा। अच्छा, अगला नंबर प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 117 की ओर। अजाताशस्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके बारे में, अजाताशस्त्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये कौन सा कथन सही है, तो कथन एक में इसका गठन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। कथन 2 में यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय था, बिल्कुल सही है। इसे गठन किसान सभा का सशस्त्र शाखा के रूप में किया गया था, बिल्कुल गलत है। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, पता नहीं इतना इजी कैसे सर सेट कर दिए हैं, समझ नहीं आ रहा है। 1 और 2 सही हो जाएगा, बी नहीं होगा, 1 और 2 आपका सही है। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है भैया। बिहार के इतिहास में बतख मियाँ किस कार्य के लिए याद किया जाता है। बताइए, बिहार के इतिहास में बतख मियाँ को किस कार्य के लिए याद किया जाता है। बताइए, किस कार्य के लिए याद किया जाता है। तो ये आपका चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को विष मिलाया हुआ भोजन को परोसने से इनकार करने के लिए, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बताइए, इसके लिए तो याद किया जाता है, कितना ईजी क्वेश्चन है, ये सब आखिर मून के आप लोग मार दीजिएगा। बिहार में पटना विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की गई थी? पटना में बिहार विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की गई थी? मतलब किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तो आप लोग को पता है भी, आपका असहयोग आंदोलन के दौरान आपका ये किया गया। देखिए, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 के बीच 6 फरवरी 1921 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 120 की ओर। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 2020 में अपनी सफल वकालत छोड़कर किस आंदोलन में भाग लिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस वर्ष 1920 में अपनी सफल वकालत छोड़कर किस आंदोलन में भाग लिए थे? सबको पता है अभी आपका, इसमें कोई भी जो इसमें आपका भाग नहीं लिए थे। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सोल्यूशन से देखते हैं। देखिए, राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1920 में अपनी सफल वकालत छोड़कर किस आंदोलन में भाग लिए थे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1920 में अपनी अच्छी खासी वकालत छोड़ दी थी। किसमें? तो असहयोग आंदोलन में। देखिए, इसमें असहयोग आंदोलन आपका दिया ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 121 की ओर। पटना स्थित सिन्हा लाइब्रेरी के नाम बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? पटना में स्थित सिन्हा लाइब्रेरी के नाम बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं। हमको पता था कि आप लोग इसमें फंसिएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा के नाम पर आपका लाइब्रेरी का नाम रखा गया था। किसके नाम पर? सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, क्या बोला, बिहार में स्थित सिन्हा लाइब्रेरी बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा के नाम पर रखा गया था। 122 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए, राजवंश है और संबंधित स्थान है, तो चंदेल से संबंधित स्थान कौन सा होगा? चंदेल का संबंधित स्थान कौन सा हो जाएगा? चंदेल का संबंधित स्थान खजुराहो का मंदिर परिसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, गढ़वाल आपका किस में हो जाएगा? तो गढ़वाल आपका हो जाएगा कन्नौज का और वाराणसी का संबंधित राज्य है। मतलब सोलंकी का संबंधित स्थान कौन सा? सोलंकी का संबंधित स्थान आपका मढेरा का सूर्य मंदिर है। राष्ट्रकूट का आपका एलोरा का कैलाश मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा कितना इजी क्वेश्चन सर सेट कैसे किए हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध कवि और अमीर खुसरो की सूफी संत के शिष्य कौन थे? तो इनके शिष्य कौन थे भैया? तो निजामुद्दीन औलिया थे। बताइए, स्मारक है और निर्माता है। कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ का निर्माता कौन है? बताइए, कुतुब मीनार के निर्माता आपका कौन है? तो ये अगर इसका आंसर आप लोगों को नहीं पता है तो बड़ा दिक्कत वाली बात है भैया। देखिए, इसका आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण आपका कौन करवाए हैं? तो इसका आपका दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण आपका जो है सो करवाए हैं शाहजहाँ करवाए हैं। फतेहपुर सीकरी का आपका निर्माण किसने करवाए हैं? तो फतेहपुर सीकरी का आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अकबर ने करवाया है। पुराना किला का आपका पुराना किला का आपका करवाए हैं शेरशाह सूरी। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। बिना ऑप्शन देख के मिलान कीजिए, बहुत मज़ा आ जाएगा एकदम। चलिए, ये सारा क्वेश्चन भैया याद करते जाइएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि ईजी है कि इंपॉर्टेंट हो, ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए, सूची में आपका क्या प्राचीन विद्वान है और कार्य क्षेत्र है। मतलब चरक आपका कार्य क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो इनका कार्य क्षेत्र आपका हो जाएगा चिकित्सा से संबंधित है। देखिए, सुश्रुत इसका आपका कार्य क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो इनका कार्य और क्षेत्र जो है आपका हो जाएगा सिल्क चिकित्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिल्क चिकित्सा हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो है, देखिए, आर्यभट्ट का आपका जो है खगोल विज्ञान और गणित से इनका कार्य क्षेत्र था, बिल्कुल सही है। पाणिनि का आपका हो जाएगा संस्कृति व्याकरण से। तो कौन सा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। एक आपका 1 में है और बी आपका 4 में है, तो आपका यही राइट आंसर होगा। एक ऑप्शन पकड़िएगा तो तुरंत ही पता चल जाएगा। और हम इसलिए बोल रहे हैं भैया कि क्योंकि हर सेट हम बनाने से पहले एक बार पूरा सेट को पढ़ लेते हैं। ये आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उपयुक्त घटनाओं को सही कालानुक्रम के निम्नलिखित में से कौन सा होगा? सही कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ये आपको घटना दिया हुआ है। चलिए, देखिए, पहला हो जाएगा आपका प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1700 कब हुआ था? यह युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। 1757 में लड़ा गया। उसके बाद आपका हो जाएगा बक्सर का युद्ध। ये आपका 2 नंबर में हो जाएगा बक्सर का युद्ध आपका 1764 में। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। उसके बाद आपका हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि आपका 3 में हो जाएगा कि इलाहाबाद की संधि आपका जो है सो
देखिए 1765 में बक्सर के युद्ध में औपचारिक रूप से समाप्त करने के लिए अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट ये आपका हो जाएगा 4 में। रेगुलेटिंग एक्ट आपका कब किया गया था, तो आपका देखिए 1763 में, 1773 में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखिए। बहुत ही क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद रखना बेहद जरूरी है। यहाँ लिख देते हैं BBI क्वेश्चन है। चलिए अगला 127 नंबर प्रश्न देखिए सार्जेट योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सार्जेट योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही, देखिए इसमें भारत में शिक्षा पुनर्गठन के लिए व्यापक योजना प्रस्तुत की, कोई काट ही नहीं सकता भी है। इस केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा तैयार किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही है। इसमें इसने 10 वर्षों के भीतर इंग्लैंड को शैक्षिक स्तर को प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही है। सार्जेट योजना के संबंध में क्वेश्चन तो आप लोग भूल जाते हैं तुरंत नहीं, वो पता है क्वेश्चन में आप लोग तुरंत भूल जाते हैं। 128 नंबर प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था। कौन सा आपको बुद्ध का समकालीन नहीं था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो सबका बुद्ध का समकालीन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संस्था और संस्थापक हैं, तो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है। तो इनके संस्थापक कौन है, तो इनके संस्थापक आपका है गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अगला नंबर देखिए आपका क्या है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आपका हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग है। देखिए सत्यशोधक समाज का आपका ज्योतिबा फुले है। इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा, तो बिना ऑप्शन देखे वो मिलान करना था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 130 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। इसे बोल रहा कौन सा युग्म आपका सही सुमिलित नहीं है। देखिए एक में बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य बिल्कुल सही सुमिलित है। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि बिल्कुल अब सही है। जी सरोजनी नायडू द गोल्डन थ्रेशोल्ड बिल्कुल सही उत्तर है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय गीत गोविंद जो कि बिल्कुल आपका सही सुमिलित नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 131 की ओर। बताइए अभिकथन 1 है और कारण आ रहा है। अभिकथन 1 में क्या है, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। क्या कथन 1 आपका सही है, तो कथन 1 आपको कोई काट ही नहीं सकता। बिल्कुल आपका ये सही है। मेघनास्ती ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की यात्रा किए थे, बिल्कुल आपका ये भी सही है। देखिए ए और आर दोनों आपका सत्य है और आर की सही व्याख्या आपका नहीं करता, ध्यान रखिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग को क्या लगा कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 132 की ओर। देखिए सूची 1 सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में प्राचीन भारत का स्थान है, वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना। बताइए विदिशा आपका किस राज्य में, वर्तमान में आपका किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिए देखिए विदिशा जो है सबका वर्तमान में आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। बताइए कांचीपुरम आपका किस राज्य में स्थित है, तो अभी कांचीपुरम जो है जो अभी तमिलनाडु में स्थित है। वल्लभी आपका किस राज्य में स्थित है, तो आपका गुजरात में स्थित है। तम्रलिप्ति आपका पश्चिम चंपारण पश्चिम बंगाल में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए लाला लाजपत राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लाला लाजपत राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, ये याद रखना है। देखिए ये पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना से जुड़े हुए थे, बिल्कुल सही है। यह लाहौर साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किए थे, बिल्कुल सत्य हैं। कथन 2 बिल्कुल सत्य हैं। उन्होंने वर्ष 1920 में कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिए तीनों कथन लाला लाजपत राय के संबंध में तीनों कथन आपका सही है, याद रखिए तीनों कथन सही है। 134 में अपन अरोरा बरेलिस निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पन्न होती है। देखिए बरोरा बरेलिस निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पन्न होती है। तो आपका ध्रुवों के निकट ऊपरी वायुमंडल में अवशोषित सौर कणों के गैसों का अत्यंत अधिक क्रिया के कारण आपका जो है सो उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न था प्रश्न नंबर 135 की ओर। देखिए सारगेसो सागर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सारगेसो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही, यह एक ऐसा समुद्र है जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है, बल्कि इसकी सीमाएं समुद्र की धाराओं द्वारा निर्धारित होती हैं, जो कि बिल्कुल आपका राइट है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, कोई काट ही नहीं सकता भैया। पश्चिम में सीमा गल्फ स्ट्रीम द्वारा निर्धारित होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए
सार्गेसो सागर के संबंध में, तीनों कथन आपका सही हो जाएगा। बताइए, इनसेल वर्ग के सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? इनसेल वर्ग का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा? तो शुल्क और अर्धशुल्क क्षेत्रों में मैदान का अचानक ऊपर उठी हुई एक पृथक अवशिष्ट पहाड़ियाँ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है प्रश्न नंबर 137 को। मानचित्र पर हाइसोहाइट उन स्थानों से जुड़ने वाली रेखाएं हैं जहां निम्नलिखित में से क्या समान होता है? निम्नलिखित में से क्या समान होता है? तो वर्षा जो है आपका एक सिर्फ वर्षा है जो आपका समान होते हैं। बताइए, फूजीवारा प्रभाव का अर्थ है, फूजीवारा प्रभाव का अर्थ है, तो इनका अर्थ आपका हो जाएगा दो निकटवर्ती चक्रवाती भंवरों को एक समान केंद्र चारों ओर घूमते हुए परस्पर अंतक्रिया करना, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, फूजीवारा का प्रभाव का अर्थ क्या है? तो आपका यही आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनका अर्थ यही है। 139 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 का स्थानीय पवन है और क्षेत्र दिया है, चलिए इसको मिलान करना है। बताइए, देखिए हर्मटन किस क्षेत्र का स्थानीय पवन है? बताइएगा, हर्मटन, तो हर्मटन आपका हो जाएगा पश्चिम अफ्रीका में। चिनूक किस स्थानीय पवन का क्षेत्र है? तो चिनूक आपका किस स्थानीय पवन का क्षेत्र है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका का है। तो सिरोका आपका किस स्थानीय पवन से है? तो ये आपका हो जाएगा आपका उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप। और लू आपका चलता है उत्तरी भारत में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 2 4 3। 141 नंबर प्रश्न बताइए, तमपान व्युत्क्रम निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों के संयोजन से होने वाले सबसे अधिक संभावना होती है? बताइए, तामपाषाण व्युत्क्रम निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों के संयोजन में होने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो ये आपका साफ आकाश, शांत वायु और बर्फ की ढकी हुई सतह वाली लंबी शीतकालीन रातें, याद रखिए। इनके कारण जो है सबका अधिक संभावना होती है। क्या अधिक संभावना होती है? चलिए इसका सोल्यूशन थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है, लेकिन इन विशिष्ट परिस्थितियों में पृथ्वी की सतह पर पार्थिव विकिरण के माध्यम से तेजी से अपनी ऊष्मा खो देती है। साफ आकाश और ऊष्मा को आरक्षित से बाहर निकलने की अनुमति देता है और लंबी रात ठंडा होने के लिए अधिकतम समय प्रदान करती है, और शांत स्थिर हवा परतों के आपस में मिलने को रोकती है। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप धरातल अपने ऊपर की हवा की तुलना में अधिक ठंडा हो जाता है, जिससे वायुमंडल के निचले परत की ठंडी हो जाती है, और यह व्युत्क्रम में स्थिति उत्पन्न होती है जहां ऊंचाई के साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 141 की ओर। विभिन्न तापमान और घनत्व वाले दो वायु राशियों के संपर्क क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आपका वाताग्रह कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा है एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? भतीजी क्वेश्चन में ये वन लाइनर आ रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? तो आपको देखिए, सिडेराइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। बाकी बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, करंडम भी आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, क्रोयोलाइट भी आपका जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 143 के बताइए, अपर्दन के भौगोलिक चक्र के सिद्धांत जिसे स्तर रूप विकास की युवा, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? W.M. डेविस के द्वारा जो है सो प्रतिपादित किया गया था। यह अभिकथन 1 है, कारण R है। बताइए, उष्ण मरुस्थल सामान्यतः उपोष्णकटिबंधीय में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित होते हैं। क्या अभिकथन 1 आपका सही है? तो अभिकथन 1 आपका बिल्कुल सत्य है। कारण R में इन तटों के साथ बहने वाली ठंडी महासागरीय धाराएं वायु को स्थिर करती है और वर्षा को रोकती है, बिल्कुल आपका सत्य है। तो ए और आर आपका दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ इसलिए आपका 40 के बाद नहीं आया था क्योंकि पार्ट 1 में आपका मैथ 10 हो चुका था। जलडमरू मध्य और जोड़ता है, मतलब पाक जलडमरू मध्य किसको आपस में जोड़ता है? तो पाक जलडमरू मध्य जो है बंगाल की खाड़ी को और मन्नार की खाड़ी को आपका जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, बेरिंग जलडमरू मध्य आपको किसको जोड़ते हैं? तो बेरिंग जलडमरू मध्य आपका अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। मलक्का जलडमरू मध्य आपको किसको जोड़ती है? तो मलक्का जलडमरू मध्य आपका जो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। देखिए, बाल अल
मंदेव आपका जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 146 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा है, बताइए भैया, बताइए। ये भी पीएससी का क्वेश्चन है, बताइए कौन सा है। तो आपका गल्फ स्ट्रीम भी है, आपको क्रूसिस धारा भी है, और आपका ब्राज़ील धारा भी है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा इस पर एक बार आप लोग गूगल कर लीजिएगा भैया। इसमें थोड़ा सा हमको एक चीज़ डाउट हो रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या फिर आपका किसी ए या बी या सी आपका होगा। लेकिन इसका सही उत्तर तो आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक तीनों दिया हुआ है। थोड़ा सा इस पर आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा। ये निम्नलिखित में से किसे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, अभी तक नहीं किया क्योंकि अभी एक भी सब्सक्राइबर मेरा नहीं बढ़ रहा है। वीडियो आप लोग इतना देखिए 100 को व्यू चल गया, लेकिन अभी तक एक को सब्सक्राइबर नहीं आया। इसका मतलब सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, कर लीजिए भैया। निम्नलिखित में से किससे विनियामक निकाय ने राजनीतिक संपत्ति आवंटन और जोखिम शासन समिति का गठन किया गया है? तो निम्नलिखित में से किससे निम्नलिखित में किस विनियामक निकाय ने राजनीतिक संपत्ति आवंटन और जोखिम शासन समिति का गठन किया है? इसका गठन आपका किए हैं, तो किए हैं कौन किए? तो पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण किए हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बीमर ट्रायंगल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीमर ट्रायंगल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है, कौन सा कथन सही। तो कथन एक में देखिए आपका, यह स्पेन, जर्मनी, पोलैंड में शामिल करने वाला एक त्रिपक्षीय कूटनीतिक मंच है। क्या कथन एक आपका सत्य है, कथन एक आपका बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल असत्य है। इस मंच की स्थापना मुख्य रूप से 1991 में पोलैंड के यूरोपीय संघ और नाटो का एकीकरण की सहायता के लिए की गई थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल सही है। कथन 2 में हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस समूह की एक विस्तारित बैठक में पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही है। बीमर ट्रायंगल के संबंध में कथन 2 और 3 आपका सही, 2 और 3 एक आपका गलत है। 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए देखते हैं 49वां प्रश्न। ए वॉक ऑफ द हिल लिविंग विद पीपल एंड नेचर पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए, ए वॉक ऑफ द हिल लिविंग विद पीपल एंड नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके पुस्तक के लेखक का माधव गडगिल है। कौन है? माधव गडगिल है। चलिए आज का आखिरी नंबर प्रश्न देखेंगे। जाइएगा भैया, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, हम पहले बता दे रहे हैं, तब हम भी आपको दुखी हो जाएंगे आपसे। पर्यावरण उपलब्धि के लिए 2026 के टाइलर पुरस्कार, जिसे अक्सर पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, किसे प्रदान किया गया है? पर्यावरण उपलब्धि के लिए 2026 का टाइलर पुरस्कार, जिसे अक्सर पर्यावरण के नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इसे किसे प्रदान किया गया है? बताइएगा किसे प्रदान किया गया है। तो ये आपका टोबी क्रियस को आपको प्रदान किए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, अमेरिकी विकासवादी जीव विज्ञान डॉक्टर टोबी क्रियस को पर्यावरण उपलब्धि के लिए 2026 में टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिए, वीडियो हो गया समाप्त। अगला सेट आएगा तो हम तुरंत पोस्ट करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। MUCH सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़ भैया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।